हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि हम आपके लिए प्रेफरेंस फॉर्म लेकर आएंगे कि प्रेफरेंस कैसे फिल करना है आपको, ये सब बताएंगे आपको हम। तो हम आपके लिए प्रेफरेंस फॉर्म लेकर आए हैं। और हाँ, सबसे पहले और मेन इम्पॉर्टेंट बात, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें आप लोग, मेरी पहली बात, सारी की सारी वीडियो देखते नहीं है क्लियरली। पहली बात जो आपको ध्यान रखने की मतलब है कि आप कंप्लीट वीडियो मेरी कंप्लीटली देखिए। तो पहले मैं उसमें सब कुछ कवर किया हूँ, ठीक है। जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो आप लोग कंप्लीट देखा कीजिए भाई, एकदम कंप्लीटली देखो उसको। मैक्सिमम चीज़ें मैं उसमें बताया हूँ, एक एक पॉइंट। तो इसीलिए कंप्लीट वीडियो देखने से यह फ़ायदा होगा आपका कि आप मैं देख रहा हूँ सभी लोग वही कमेंट कर रहे हो बार बार कि ये क्या होगा, कैसे होगा। मैं उसमें उस वीडियो में सब कुछ बताया हूँ। कुछ देर पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एक एक पॉइंट सब कुछ मेंशन कर दिया सही से, लेकिन आप लोग सही से वीडियो देखे नहीं है तो आप लोगों को इतना डाउट आ रहा है। फिर भी मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए कि वीडियोज़ मतलब कम्प्लीटली देखो भाई कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनो। खैर वो चलते हैं आगे। हाँ, मैं सबसे पहले ये बात बता दूँ आप लोगों को कि जो फॉर्म है ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में फिल कराया है। तो जो लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में गए होंगे उनको ये प्रेफरेंस फॉर्म फिल कराया गया होगा माइनर के लिए। प्रेफरेंस फॉर्म फॉर माइनर अलॉटमेंट अंडर NEP। अब देखो होता क्या है, जो बच्चे मतलब जिनके जिनके फैकल्टी में फिल नहीं कराया गया है, ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है जिसमें फिल कराया गया। लेकिन जिनके मतलब उस फैकल्टी में नहीं फिल कराया गया है वो लोग परेशान ना हो, उनको गूगल फॉर्म आएगा। अगर मान लो यहाँ फैकल्टी में फिल कराया गया फैकल्टी में, तो मतलब फैकल्टी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसे ही फॉर्म उनको भी मिलेगा, सेम ऐसा रहेगा। यही डाटा उसमें उनको भी फिल करना होगा। लेकिन अगर मान लो उनको गूगल फॉर्म आ रहा है तो गूगल फॉर्म में भी उनको यही जानकारी देनी होगी, ठीक। यहाँ उनका लिखा रहे, मान लो BA का है तो BA लिखा रहेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स NTA। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना उनको। फिर उनको गूगल फॉर्म में मतलब पूछेगा कि यहाँ अपना NTA एप्लीकेशन नंबर दीजिए, तो यहाँ वहाँ पे अपना NTA एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना। मतलब गूगल फॉर्म मेरे पास अभी है नहीं, मुझे अगर मिलता है तो मैं उसको दिखा दूँगा आप लोगों को भर के, अभी मेरे पास है नहीं, ठीक। इसलिए मैं इसी के ज़रिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे करना है। जानकारी आपको यही मांगेगा उसमें भी। फिर आपका यहाँ पे नाम रहेगा, उसमें भी लिखा रहेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, वहाँ आपको नाम लिखना है। अलॉटेड मेजर सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, जो आपको ऑनर्स अलॉट हुआ है वो क्या है, ठीक। तो यहाँ पे आप वहाँ पे आप अपना क्या लिखेंगे, अलॉटेड मेजर सब्जेक्ट, आप अपना ऑनर्स लिखेंगे। फिर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट अनरिजर्व OBC जो भी हैं, उस मान लो OBC है तो OBC पे टिक कर दो, और यहाँ बगल में चाहो तो लिख भी दो, ठीक, कैटेगरी। अब लिखा है कोर्स अलॉटेड कोटा, इसका क्या मतलब होता है। कोर्स अलॉटेड कोटा का मतलब होता है कि यहाँ आपको वो कोटा लिखना है जो आपको, जिसमें आपको मतलब अलॉट हुआ है, जिस कैटेगरी से आपको कोर्स अलॉट हुआ है। आप देखे होंगे कि आपका कैटेगरी OBC था, EWS था या फिर SC ST था, लेकिन आपको सीट मिल गई है अनरिजर्व में। ऐसा हुआ है ना, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका कैटेगरी कुछ और था लेकिन सीट उनको मिल गई है अनरिजर्व में। यानी कि जो कोर्स अलॉटेड कोटा है आपका क्या है, अनरिजर्व्ड है। कैटेगरी आपकी क्या है, मान लो आप SC कैटेगरी से थे तो कैटेगरी है आपकी SC, लेकिन आप कोर्स किस में अलॉट हुआ है, अनरिजर्व्ड में। तो यहाँ आपको लिखना है इस वाले कॉलम में अनरिजर्व्ड, यानी कि आप अलॉट किए गए हैं अनरिजर्व से, लेकिन कैटेगरी आपकी क्या थी, OBC थी। ये देखो, ये लिखने से आपका फ़ायदा होगा, ठीक, आपको रिजर्वेशन मिलेगा ये लिखने से, ठीक है। तो ये क्लियर आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक। कोर्स अलॉटेड कोटा अनरिजर्व मत लिखिएगा, वो मतलब कोर्स अलॉटेड कोटा अनरिजर्व में जिनका हुआ वो अनरिजर्व लिखेंगे। भाई कैटेगरी में मान लो आपको अनरिजर्व में कोर्स अलॉट हुआ है लेकिन आपकी कैटेगरी OBC है तो अनरिजर्व मत लगाइएगा यहाँ पे, यहाँ OBC पे लगाइएगा। ये आपको उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपके गूगल फॉर्म में भी आएगा, अगर आएगा तो, ठीक। 10+2 मार्क्स, यहाँ पे आपको अपने 12th का मार्क्स कितना % है, ठीक। मार्क्स है तो मार्क्स लिख देना, और अगर परसेंटेज तो परसेंटेज जो भी आपका हो, आपके बोर्ड ने या फिर मतलब जहाँ से भी कोई डिप्लोमा किए हो, जो भी आपको मिला हो, परसेंटेज मिला हो तो हाँ परसेंटेज लिख देना यहाँ पे। अगर मार्क्स गिवन है तो मार्क्स लिख देना, ठीक, आप लोग लिख देना। फिर उसके बाद अब ये जो फॉर्म था ये मैथ्स ग्रुप वालों के लिए था। ऐसे ही आप लोग अपने आपके फैकल्टी के हिसाब से इसमें लिखा रहेगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ NTA लिखा है P+C+M, साइंस वालों के लिए था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, क्योंकि BHU फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्कोर ले रहा था, इंडेक्स यहाँ फिल किया था उन्होंने। आप लोगों में लिखा रहेगा, मान लीजिए आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं तो एक सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज प्लस
GT मिला के कितना मार्क्स है, वो इंडेक्स आपको यहाँ पे फिल करना है, NTA स्कोर। ठीक, फिर लिखा अलॉटेड लोकेशन, आप FMC में हुए हैं या फिर MMB में। ऐसा ही फॉर्म MMB के लिए भी आएगा। ठीक, तो MMB वाले भी ध्यान से देख लें इसको। तो आप FMC से हुए हैं तो FMC पे टिक कर दीजिएगा, अगर MMB से हुए हैं तो MMB पे टिक कर दीजिएगा। जिसमें भी आपका कोर्स अलॉट हुआ होगा वो आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर है। फिर क्या है, रेगुलर में हुआ है आपका या पेड कोर्स, जिसमें भी आपको अलॉट हुआ होगा, रेगुलर कोर्स है फी पेड फी कोर्स है। रेगुलर हुआ है तो यहाँ पे रेगुलर लिख दीजिए, अगर पेड फी कोर्स में हुआ तो यहाँ पे पेड फी कोर्स लिख दीजिए, जैसा भी आपका हुआ हो। ठीक, उसके बाद आता है DOB। यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ एकदम क्लियरली लिखेगा, हाँ भाई डेट ऑफ बर्थ। और ये चीज़ ध्यान रखना, नेम ऑफ कैंडिडेट आप कैपिटल लेटर ऑल कैपिटल लिखेंगे, ऑल के ऑल कैपिटल लेटर्स। डोजियर में बहुत से बच्चे मतलब स्मॉल कर दिए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल लिखने से थोड़ा क्लियरिटी रहती है। ठीक, वर्ड्स में तो कैपिटल ही लिखा करो आप लोग, कहीं कोई फॉर्म डाला करो। हाँ, अब मेन पॉइंट जो था कॉम्बिनेशन का, मैंने उस वीडियो में भी ये चीज़ मेंशन किया था। भाई मैं यहाँ पे गया था क्या ना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में मैं गया था, ये फॉर्म दे रहा था, बच्चे ऐसे भर रहे थे सीधा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे प्रेफरेंस भर दे रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है। इसमें साफ साफ लिखा है FMC का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दोनों के लिए। MMB का मतलब महिला महाविद्यालय, ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक, अलॉटेड लोकेशन ऑफ मेजर इन FMC, यानी कि मेजर लिखा हुआ है, ये मेजर सब्जेक्ट जो कि अलॉट हुआ है ऐसे लिखा रहेगा बगल बगल। अलॉटेड लोकेशन ऑफ मेजर इन MMB के लिए भी मेजर सब्जेक्ट ऐसे लिखा रहेगा इधर। ठीक, इधर अवेलेबल माइनर सब्जेक्ट्स, यानी कि आपको कौन किस सब्जेक्ट में क्या आपको अवेलेबल है माइनर में। जैसे कि देखो, मान लीजिए आपको मेजर सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, यानी कि मान लीजिए आप केमिस्ट्री ऑनर्स में आपको अलॉट हुआ है, तो क्या है इसमें, तो आपके पास केवल 2 चॉइस है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ठीक, मान लीजिए पहला चॉइस आपका मैथ्स है तो मैथ्स के आगे 1 लिख दीजिए, या फिर आपका पहला चॉइस मैथ है तो यहाँ 1 लिख के यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे लिख दीजिए मैथमेटिक्स। फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या नाम है 2 लिख के, ठीक, यहाँ 2 लिख के लिख दीजिए फिजिक्स ऐसे केमिस्ट्री के सामने। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, तो आपके पास 3 चॉइस है, फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ अपना लिख दो। मान लो पहले पे आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको स्टैटिस्टिक्स पहला प्रेफरेंस भरना है, ज़्यादा पसंद है, तो 1 लिख के स्टैटिस्टिक्स, यहाँ 2 लिख के, फिर मान लो दूसरा आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख दो, तीसरा आपका मैथ है, तीसरा यहाँ पे मैथ लिख दो, सारे के सारे ऐसे फिल करना है। फिर मान लीजिए आपका मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए 2 चॉइस है आपके पास। मान लीजिए आपका मेजर सब्जेक्ट अर्थ साइंस है तो 2 चॉइस है आपके पास। मान लीजिए आपका मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 चॉइस, यानी कि फर्स्ट आप यहाँ लिखेंगे 1 के आगे मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा इसमें से, मान लीजिए सबसे ज़्यादा आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो 1 लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक, फिर 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ पे 2 लिखो। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, उसके बाद आपको मान लीजिए कंप्यूटर साइंस भरना है, तो यहाँ सेकंड पे कंप्यूटर साइंस। फिर आप थर्ड यहाँ लिखो थर्ड, और थर्ड लिखने के बाद इसमें केमिस्ट्री लिख दो, जो भी आपका थर्ड प्रेफरेंस हो, आपको तीसरे नंबर में पसंद हो। ऐसे ऐसे करके आपको पूरा का पूरा 6 फिल कर देना है। उसके बाद फिजिक्स वालों को हो गया। फिर मान लीजिए आपका स्टैटिस्टिक्स है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स वालों का, ऐसे मैथ्स वालों का भी होगा। 1 2 3 4 5 6 लिख के उसके आगे अपना प्रेफरेंस सब्जेक्ट लिख दो, ऐसे फिल करना था। बच्चे क्या किए हैं, ऐसे 1 2 3 4 समझ ही नहीं पाए, मेजर माइनर ये सब पढ़े ही नहीं है, लिखा हुआ है साफ साफ अवेलेबल माइनर सब्जेक्ट वगैरह, ये सब नहीं पढ़े हैं, एकदम ऊपर से नीचे तक ऐसे फिल करते चले आए हैं, तो ये गलती हो जाएगी भाई। सेम प्रोसीजर इसमें, सेम प्रोसीजर भाई MMB वालों के लिए था। ठीक है, MMB वालों के लिए देखो, आप लोगों का जो मतलब जिनको अभी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है मिली है, ऐसा फॉर्म नहीं दिया गया है, अगर उनको फैकल्टी में दिया जाएगा ऐसा फॉर्म ऑफलाइन तो ऐसे फिल करना। बाकी अगर आपको गूगल फॉर्म आता है तो गूगल फॉर्म में ऐसा शायद ना हो, गूगल फॉर्म में आपको प्रेफरेंस आपका मतलब सेलेक्ट रहेगा, बस ऐसे शायद ऐसे लिखा रहा है सब्जेक्ट का नाम, उसके आगे आपको नंबर लिखना हो, फर्स्ट सेकंड ऐसे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऐसे सेकंड ऐसे। मान लीजिए अगर मैथ्स में है तो ऐसे मान लीजिए जैसे आपको 6 सब्जेक्ट ऐसे गिवन रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस मान लो फिजिक्स को देना है आपको, तो वहाँ पे 1 फिजिक्स पे। ठीक, फिर दूसरा जियोग्राफी को देना है तो यहाँ पे 2। ठीक है, फिर मान लीजिए आपको तीसरा स्टैटिस्टिक्स को देना है तो यहाँ पे 3 ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखना रहेगा आप लोगों को गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में देखो 2 मेथड में आ सकता है, एक तो ऐसे ही आ सकता है गूगल फॉर्म में, और एक दूसरा जो मैंने बताया अभी नंबर लिखना रहेगा आपको उसमें, तो उस ऐसा आ सकता है। तो आप लोग जैसा भी है आप लोग अच्छे से फिल कर दीजिएगा, मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ कैसे आ सकता है।
बाकी गूगल फॉर्म जो बाकी अगर मुझे गूगल फॉर्म मिलता है तो मैं उसको एकदम से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज रेफरेंस लिस्ट का। सेकंड पेज भी इसका है, पीछे वाला बैक पेज, इसमें भी सेम टू सेम। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, यहाँ आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ कैटेगरी आपको कैटेगरी यानी कि आप किस, मान लीजिए आपका ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी पे टिक कर देना, बगल में लिख देना चाहना तो, ठीक। अलॉटेड मेजर सब्जेक्ट, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वो लिखना है, जो भी आपका ऑनर्स होगा। अलॉटेड लोकेशन, एफएमसी और एमएमबी, एफएमसी में है तो एफएमसी पे टिक करके यहाँ बगल में लिख दो एफएमसी, अगर एमएमबी में है तो एमएमबी पे टिक करके एमएमबी लिख दो। अलॉटेड कोर्स कोटा, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन आपको अलॉट हुआ है अनरिजर्व में, तो यहाँ लिखना है आपको अनरिजर्व, ठीक। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अनरिजर्व्ड। कोर्स टाइप, पेड, रेगुलर, कैसा कोर्स टाइप है आपका, पेड हुआ है तो पेड लिखो, पेड कोर्स। अगर मतलब रेगुलर हुआ तो रेगुलर, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स या बायो ग्रुप, ठीक। आपका जो भी से आपको भी उसमें दे दिया जाएगा ग्रुप वगैरह, तो ये फैकल्टी ऑफ साइंस का इसलिए उनका है, ठीक। एनटीए स्कोर कार्ड, यहाँ पे आपको लिखना फादर्स नेम, कैपिटल लेटर में सब कुछ फिल कर देना फादर्स नेम, ठीक। यहाँ पे आपको अपना डीओबी, ये जो मतलब साइंस वाले थे ना, जो वो गए होंगे तो उनको ये मिला होगा सीक्वेंस ऐसा कि ऐसे सीक्वेंस में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे ना, तो इसमें सर ऐसे किए होंगे, यस नो करवाए होंगे यहाँ पे सब, क्यों। उसके बाद जो ही आपका डॉक्यूमेंट था उस पर ऐसे टिक किए होंगे कि हाँ पहला डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट है, तीसरा डॉक्यूमेंट है, ऐसे सब की कराए होंगे, ठीक। जो नहीं होगा उसको क्रॉस करके नीचे लिखाए होंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, इनके पास नहीं है, ठीक। खैर ये तो हो गया, वेरिफिकेशन आप लोगों का हो गया उसमें था। हाँ, आप लोगों को प्रेफरेंस में मिलेगा फॉर्म, अगर नहीं मिला तो आपको गूगल फॉर्म जाएगा। जिनको मिल गया है उनको बहुत उनका ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा, ठीक। अगर ऐसा कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिला तो गूगल फॉर्म मिलेगा, तो उसके लिए परेशान ना हो। प्रेफरेंस में आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा आपके मार्क्स के बेसिस पे, इसीलिए आपसे एनटीए स्कोर पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। ये देखो एनटीए स्कोर आपसे पूछा जाएगा, आपका मार्क्स कितना है बहुत मैटर करेगा, ठीक है। एनटीए स्कोर कितना है आपका बहुत मैटर करने वाला है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा मतलब सही से फिल करना सब कुछ। और गूगल फॉर्म में भी एनटीए स्कोर पूछेंगे, तो कॉम्बिनेशन का आप लोगों को जहाँ तक उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना, कि हाँ कैसे अलॉटमेंट कैसे होगा। बाकी आप लोग क्लासेस करने आएंगे, आप लोग क्लासेस मतलब आपकी ऑनर्स की क्लासेस शायद स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस होने लगेंगी, बाकी जैसे ही कॉम्बिनेशन अलॉट होता है आपको कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो एनटीए स्कोर यहाँ फिल करना, आराम से आप लोगों को अलॉट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 8 सालों के भी गूगल फॉर्म जिनका नहीं हुआ है उनको गूगल फॉर्म के थ्रू ही होगा, जहाँ तक चांस है कि गूगल फॉर्म ही जाएगा। तो अब आप लोग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग अपना जो ईमेल है ना, आप लोग ईमेल भाई चेक करते रहो यार, ईमेल एकदम से चेक करते रहो। कभी भी आप मतलब अब इधर खैर आज और कल तो छुट्टी है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, में भी आप लोगों को कभी भी अलॉट हो सकता है हॉस्टल, ठीक है। सर ऐसा बताया, मैं आज गया था डिपार्टमेंट में, लेकिन डिपार्टमेंट बंद था, लेकिन वहाँ पे एक सर मिले तो मतलब प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों का काम चल रहा है, संडे है बंद है, लेकिन फिर भी एक कमेटी बनाई गई थी कल, तो जो कल की कमेटी में शाम को सब हुआ था प्रोसेस वगैरह, तो उसमें सर लोग बात किया आपस में, और ये निष्कर्ष निकला है कि बच्चों को हॉस्टल दिलाया जाएगा जल्दी। भाई ये पता नहीं कौन फैला रहा है कि 1 महीना लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ये चीज़ मैं कंफर्म हूँ, आई एम श्योर, मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि 1 महीना तो नहीं लगने वाला हॉस्टल के अलॉटमेंट में। तो ये मतलब बना है कि यहाँ एक नोटिस अभी नहीं जारी हुई है, लेकिन जल्द ही नोटिस, सर कहे थे कि बेटा जल्द ही नोटिस भी जारी कर देंगे, जल्द ही एक नोटिस लगा देंगे वो सर कि हाँ इस डेट के आसपास हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे ही नोटिस आती है मैं आप सबको बताऊँगा, ठीक। तो हॉस्टल का आप लोग परेशान ना हो, उस वीडियो में भी मैंने बताया, इसमें भी बता रहा हूँ, हॉस्टल के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक। हॉस्टल आपको जल्दी मिलेगा, इसीलिए आप लोग कल के बाद से आराम से अपना डेली अपना ईमेल और पोर्टल चेक करते रहो, लॉगिन करते रहो। कहीं भी मतलब कभी भी अलॉट हो जाए तो आप लोग पेमेंट कर देना, पेमेंट लिंक आएगी, आपको मिल जाएगा हॉस्टल। उसके बाद आप अपना आराम से जब चाहें तब आएँ, शिफ्ट हो जाएँ यहाँ पे, तब तक यहाँ आसपास कहीं रूम, जो लोग यहाँ पे हैं रूम लेके रह सकते हैं। बाकी कुछ फैकल्टीज़ में 17 तारीख से भाई वो है प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम, तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ भाई आप लोग ज्वाइन करो इंडक्शन प्रोग्राम, अच्छा से सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी, कोर्स वगैरह के बारे में अच्छे से डिटेल में नॉलेज हो जाएगा, अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा अच्छे से डिटेल आप लोग जान जाएंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, तो ज्वाइन करो आप लोग, ठीक। हाँ, फिर मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, भाई इसमें बच्चे बहुत गलती किए हैं। जो आपको स्लिप मिली है ना यूजी वालों को, ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, इसमें बच्चे इतना गलती किए हैं
यहाँ आपका सिग्नेचर नहीं होना था भाई। अच्छा आप लोग खुद बताओ कि जो डॉक्यूमेंट रिसिप्ट है, आप डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर रहे हैं, वेरीफाई होगी आपका डॉक्यूमेंट, तो आप ही वेरीफाई कर देंगे क्या? पहले ही आप ही वेरीफाई कर देंगे इसको? जो वेरीफायर था उसका यहाँ गलती हो गई इन लोगों से, यहाँ पे वेरीफायर लिख देना चाहिए था इनको, वेरीफायर सिग्नेचर। तो खैर चलो ठीक है, अगर कर दिए हैं तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे अपना सिग्नेचर किए हैं भाई, मैक्सिमम बच्चे। तो सर लोगों को यहाँ सिग्नेचर करना पड़ा है, सर लोग बगल में सिग्नेचर करके आपको रिसिप्ट दिए होंगे। यहाँ पे नेम लिखना था, यहाँ पे मेजर आपका ऑनर्स क्या है वो लिखना था, NTA स्कोर यहाँ पे लिखना था, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना था, यहाँ डेट लिखनी थी जिस दिन आप वेरिफिकेशन कराए हैं, यहाँ एप्लीकेशन नंबर। खैर अब ये तो हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी डेट रहा, यहाँ पे टाइम था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट रिसीट आप लोगों को ये स्लिप दी गई होगी। ये स्लिप आप देखो बता दे रहा हूँ पासबुक कैसे मिलेगा। ये स्लिप आपको फैकल्टी में लेकर आना है, 17 के बाद आप कभी भी आएँ फैकल्टी में आप लेकर आओ, ठीक। और फैकल्टी में आप लोग ला के सबमिट करो इसको। इस स्लिप के थ्रू आपको आपका पासबुक दिया जाएगा, डीन का साइन वगैरह करवा के, ठीक। स्लिप सबमिट कर देना सर के पास। आपका वहाँ कोई ना कोई काउंटर होगा या फिर जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट जो भी कुछ जहाँ कुछ प्रोसेस वगैरह हो रहा होगा, जैसे आप डिपार्टमेंट जाएंगे मतलब फैकल्टी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक। तो वहाँ आप लोग करवा लेना है इसको, तो पासबुक आपको मिल जाएगा। जिनको बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमें स्लिप नहीं दी गई है, जिनको स्लिप नहीं दी गई ये वाली स्लिप, वो भी परेशान ना हो, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो सर लोग नहीं कर पाए सही से तो कुछ वेरिफिकेशन। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके सबमिट हो गए हैं ना। तो अब जैसे ही आप जाओगे अपना बताओगे ना मतलब NTA स्कोर, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लेके आना अपनी तरफ से, जैसे कि NTA स्कोर कार्ड हुआ, ये सब डॉक्यूमेंट अपना रखे रहिएगा। जैसे ही आप बताएंगे सर से अपना नाम वगैरह और ये सब बताएंगे तो आपको तुरंत उसमें सर मतलब आपका डाटा इनके पास सही है तो एक्सेस देखेंगे, मिल जाएगा आपका डाटा, फिर आपको ही पासबुक दिया जाएगा। तो उसके लिए परेशान मत हो। हाँ, ये सूचना था NCC वालों के लिए, बता दे रहे हैं फिर से। BHU वाराणसी स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को सूचित किया जाता है कि 3 UP आर्म्ड स्क्वाड्रन NCC BHU वाराणसी में प्रथम वर्ष में भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक एवं स्थान होना सुनिश्चित हुआ है। यानी कि यूपी में मतलब यहाँ पे जो NCC BHU जो है ना, पेपर कब होना है आपका, भर्ती हो तो नामांकन एवं तिथि का समय 19 सितंबर 2024 सुबह 8 बजे, ठीक, प्रातः 8 बजे। लिखित परीक्षा ध्यान से देख लो, लिखित परीक्षा निम्नलिखित दिनांक एवं स्थान पर। जो आप यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है NCC के लिए, तो वही कब होगा आपका, ये उसके लिए है, सुबह 8 बजे होगा आपका एग्ज़ाम। कब होगा? 19 तारीख को होगा, ध्यान दीजिएगा, दिनांक 19 सितंबर को होगा। 17 को आपको बुलाए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराएंगे और 19 को ये लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो वेल प्रिपेयर्ड रहिए, एग्ज़ाम कोई टफ नहीं होने वाला, बहुत ईजी एग्ज़ाम होगा। अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आराम से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। स्थान कहाँ पे? 3 UP आर्म्ड स्क्वाड्रन NCC BHU वाराणसी। देखो ये स्थान, ये जो लोकेशन है, आप लोगों को अगर नहीं पता है गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। ये NCC जहाँ पे हेड है, ऑफिस जहाँ पे इनकी है ना, वहीं पे है। तो आप लोग परेशान मत हो, पूछताछ से संपर्क कर सकते हैं आप लोग कैप्टन डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जो कि ANO है, तो इनसे आप बात कर सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर भी है, कोई अगर आपको पूछताछ करनी है तो, ठीक। बाकी NCC से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया था, पिछला वीडियो वही था, उसमें था सब कुछ कि हाँ मतलब कि 17 सितंबर को बुलाए हैं रुइया ग्राउंड में, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा सही से, क्लियर है। तो NCC 19 को एग्ज़ाम लेगा, ठीक, ये हो गया आपका। ये मैं भी लाया हूँ, 13 सितंबर को आ गया था, लेकिन मुझे अभी मिला है, मतलब मिल गया था मुझे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं उस वाले PDF में इसको ऐड करना था लेकिन नहीं ऐड कर पाया, भूल गया था, तो मैं कहाँ फिर से निकाल दे रहा हूँ। ये वाला जो PDF बनाया था ना मैं, ये देखो नीचे भी ले आया हूँ कि 17 को आपका क्या होगा रुइया ग्राउंड में। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे ना यहाँ पे, मैं इस पर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लास्ट वीडियो इसी पे अपलोड किया हूँ। तो ये सब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रख के और आइए यहाँ पे सबमिट कीजिए। और आपका यहाँ पे जो नोटिस आई है, ये आपका हो जाएगा पेपर एग्ज़ाम का डेट, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों का एकदम सब कुछ क्लियर हो गया होगा, NCC से रिलेटेड बाकी सब कुछ, ठीक। हाँ, मेन आपका यही कॉम्बिनेशन वाला था। बाकी आप लोगों का जहाँ तक मुझे लगता है कि मेन आप लोगों का क्वेरी है हॉस्टल को लेके। एक भैया हैं, उनसे बात किया था हॉस्टल के बारे में,
ये जो इधर मतलब फैला हुआ है कि BA LLB में नहीं हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो बीकॉम वालों का डोजियर फॉर्म नहीं सबमिट कराएं क्योंकि बीकॉम में इस बार हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगा, लेकिन BA LLB में ऐसा कुछ नहीं सुनाई पड़ा है। BA LLB वालों का अलॉटमेंट होगा हॉस्टल का, भैया बता रहे थे। और वहाँ पे ना हॉस्टल में किसी को कुछ नहीं पता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब से होगा, ठीक है। तो हॉस्टल जा दौड़ दौड़ के आप लोग परेशान मत होइए। ये ऑफिस से मतलब सेंट्रल ऑफिस से जब तक कोई नोटिस नहीं आती है तब तक थोड़ा आप लोग वेट करो। जैसे नोटिस आती है मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बताऊंगा, ठीक। नोटिस का आप लोग वेट करो भाई, थोड़ा मतलब थोड़ा घूमो टहलो यार, BHU तब तक घूम लो आराम से, शिफ्ट हो जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना मतलब रखना कि हाँ जो कोई भी ये कह रहा है कि 1 महीना लग जाएगा, ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है भाई। इतना टाइम नहीं लगने वाला। जहाँ तक मेरा है कि मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है मुझसे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 20 से 21 तक चांस है कि हाँ हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक। 20 या 21 तक। और बात करें तो इस स्पॉट राउंड का, तो स्पॉट राउंड भी सेकंड राउंड आएगा जहाँ तक कल या परसों तक। शायद स्पॉट राउंड फर्स्ट का फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट आज ही है ना। तो जो भी भाई मतलब चांस है, जो भी मतलब इंटरेस्टेड हो सेकंड में भी अप्लाई करें, सेकंड में भी आगे बढ़ें, देखें जिनका नहीं हुआ है फर्स्ट में। और अभी सीटें हैं उसमें थोड़ा एम्प्लॉय वार्ड की सीटें शायद अनरिजर्व में करेंगे तो आप लोगों का अच्छा चांस बन जाएगा होने का। जिनका भाई हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत झेलना पड़ा उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन में, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ठीक ठाक हो गया है। हाँ अब आपको देखो इधर वेरिफिकेशन आपका हो गया है, क्लासेज आपकी 17 से स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग आराम से पढ़ने लगो। उसके बाद हम लोग एक मीटअप करेंगे, बढ़िया से मीटिंग करेंगे आप पे, ठीक। मीटिंग करेंगे आपसे बढ़िया यहीं पे ब्रोचा ग्राउंड में। तो तब तक आप लोग थोड़ा घूम टहल लो, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक। और आप लोग का आपका सारा प्रोसेस हो जाए। और कुछ डाटा पेंडिंग में है अभी, जैसे कि वाईफाई कैसे करवाना है, पहले आप लोग थोड़ा पासबुक पा जाएँ क्योंकि बिना पासबुक पे वाईफाई नहीं मिलेगी। वाईफाई रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपना, ये बताऊंगा आपको। हेल्थ कार्ड का एक वीडियो लाने वाला हूँ मैं, ठीक। हेल्थ कार्ड पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। बस उसको हेल्थ कार्ड का डाटा मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। बस अपना हेल्थ कार्ड में दिखा भी दूंगा कैसे हेल्थ कार्ड होता है, कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ आपको जाना है, किस किस मतलब जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी आपको एक्सेस लेना है लाइब्रेरी का, तो पासबुक मिलने के बाद आपको क्या करना होगा। आप लोगों को नहीं पता है ना अभी सब कुछ। देखो भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप इससे मेरा खूब ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे। देखो भाई व्यूज़ तो आना होगा तो आएंगे ही। अगर मैं जेन्युइन न्यूज़ दूंगा, मेरा यही फंडा है कि अगर मैं जेन्युइन न्यूज़ दूंगा, अच्छी जानकारी आप तक डिलीवर करूँगा, तो व्यूज़ वगैरह ऐसे ही आएंगे मेरे, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक। व्यूज़ के लिए सब मैं नहीं करता हूँ। बहुत सारे कमेंट मैंने देखा कि हाँ लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप व्यूज़ के लिए, देखो मैं ऐसा नहीं करूँ। मुझे जितना पता है उतना ही बताता हूँ। अगर मुझे नहीं पता होता है तो मैं आपको सिंपल कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, भाई मुझे नहीं पता है इसके बारे में, इससे एफिलेटेड के बारे में मुझे नहीं पता था। आपको तो मैं बता दिया साफ कि वहाँ के हॉस्टल के बारे में मुझे नहीं पता है, नहीं तो क्योंकि मैं FMC में हूँ, तो जो मुझे नहीं पता होता मैं क्लियरली बोल देता हूँ नहीं पता है, सिंपल। उसको फंसाता नहीं हूँ किसी को भी। तो मुझे जो पता है सब, क्योंकि मैं उस चीज़ों से मैं दौड़ चुका हूँ ना, मैं भी वैसा था जहाँ आप लोग हैं वहीं पे मैं भी था, मुझे भी ऐसे ही परेशानी हुई। तो मैं आपको गलत न्यूज़ डिलीवर क्यों करूँ, ठीक। आप भी वैसे परेशान क्यों हो मेरी वजह से, आप बाद में मुझे आप ही गाली देंगे। अगर मैं आपको परेशान करूँगा तो आप ही मुझे गाली देंगे कि भाई ऐसा कह रहा था, मुझे ही उल्टा सीधा कहेंगे। तो ऐसा मेरी अपनी खुद की इमेज बनानी है ना अच्छी, ख़राब इमेज क्यों बनाऊँ, आपके ऊपर मेरा ख़राब इंप्रेशन क्यों पड़े। इसीलिए मैं जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ। जैसे हॉस्टल का है, लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो वगैरह बना रहे हैं कि हॉस्टल का भाई मतलब हॉस्टल आ गया, हॉस्टल आने वाला है, 18 को आ जाएगा, 19 को आ जाएगा। ऐसा भाई कोई फिक्स डेट अभी नहीं है, बिल्कुल आप लोग मतलब किसी पर ऐसे भरोसा मत करना। कोई फिक्स डेट अभी नहीं है, जैसे फिक्स डेट आती है तो नोटिस जारी होगी तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताया हूँ कि 20 या 21 तक में भी चांस बनेगा, ठीक। तो आप लोग एकदम क्लियर नहीं है, ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल आएगा तो आपको नोटिस उसमें लिखा रहेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सब लिखा रहता है, ठीक। काशी हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो अब ऑफिशियल न्यूज़ होता है उसमें ऊपर लिखा होता है, ठीक, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह। तो अगर कोई ऐसा ऑफिशियल दिखा भी रहा है तो अभी कुछ नहीं आया है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ हॉस्टल का। बाकी मिल जाएगा हॉस्टल, उसके लिए परेशान मत होना आप लोग, जल्दी मिलेगा। तब तक आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए बनारस को, अच्छे से घूमिए,
BHU में थोड़ा इधर डिपार्टमेंट वगैरह देखिए सही से। मैं एक एक वीडियो सब पे बना दूँगा, ठीक। हेल्थ कार्ड पे मैं बस का जो आया है ना टाइम टेबल, उसका मेरे पास डाटा है, मैं उस टाइम टेबल को लेकर बस का बना दूँगा वीडियो। बस इसके बाद कल आपको वही वीडियो मिलने वाला है, बस का वीडियो, हेल्थ कार्ड का वीडियो। कल मैं क्लियर हूँ, कल आपको मैं बस का वीडियो और हेल्थ कार्ड का वीडियो दे दूँगा। बाकी अगर आप लोग कहेंगे लाइव आने को तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा, ठीक है। देखो भाई, जो यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है ना, लाइव आते हैं ना, लाइव पे आपको वॉच आवर नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन फिर भी लाइव का वॉच आवर काउंट नहीं होता है। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं लाइव आता था फिर भी 1-1 डेढ़ घंटे आप लोगों के लिए, ठीक। तो मैं लालच नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं व्यूज़ के लिए सब करूँ। मैं भाई आप लोग वीडियो देखो या ना देखो, ठीक। मुझे क्या बताएं, मतलब मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं देख रहा हूँ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया ऐसा कर रहे हो, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी बोला हूँ आप लोग देखे होंगे, जेन्युइन न्यूज़ आप तक पहुँचाया हूँ। जो मैं कहा था, मैं देखो सबसे पहले ही कह रहा था कि भाई सब लोग आधार कार्ड लेकर आना, अपना आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट जरूर करवा लेना, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था, फिर भी मैं कह रहा था बार बार। और देखो यहाँ पे आधार कार्ड मांगे थे कि नहीं। तो मैं जो जाना हूँ, मुझे जो पता है, मैं जिस दौर से गुजर चुका हूँ, मैं भाई फाइनल ईयर में हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस भी BHU का, तो इतनी जानकारी तो है ही है मेरे पास, ठीक। खैर जो भी मुझे कोई कुछ कहे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग तो मेरे साथ हैं, मुझे पता है। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ एकदम क्लियर। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अच्छे से रहो, मस्त रहो एकदम, और कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करना, ठीक। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक। चलो फिर ठीक है, अब चलता हूँ, और मैं बस का और हेल्थ कार्ड का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कल तक। बाकी वाईफाई का, लाइब्रेरी का पहले आपको कार्ड मिल जाए 17 या 18 तक मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा, वाईफाई का और लाइब्रेरी वगैरह कैसे एक्सेस लेना है ये सब बना दूँगा। फिर रहेगा हॉस्टल का। हाँ, हॉस्टल में आपको जो फॉर्म भरना है ना, मतलब हॉस्टल अलॉट होने के बाद आपको हॉस्टल में एक फॉर्म भराएंगे, तो वो फॉर्म मैं आपके लिए, मतलब वो भी ले आऊँगा, अच्छे से फिल करवा दूँगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या फिल करना है सब कुछ बता दूँगा। फिर रिसिप्ट वगैरह नंबर क्या मिलता है सब कुछ बता दूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस जुड़े रहो हमसे। और जो नहीं जुड़े हैं, आपके दोस्त हैं कोई भी, तो उनको मेरा चैनल शेयर भी कीजिए थोड़ा। बाकी ठीक ठाक, आप लोग बहुत हेल्प की मेरी भाई, इतना जल्दी इतना अच्छा मतलब इतने यहाँ तक पहुँचा दिए मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू डियर BHUians, और बाय बाय, वेरी बहुत वेरी थैंक यू, ठीक। चलिए फिर चलते हैं भाई, और मिलेंगे फिर आपसे।